नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि यूजीसी नेट जैसी जो महत्वपूर्ण परीक्षा होती है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र की क्या भूमिका रहती है और प्रथम प्रश्न पत्र में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उसको सही तरीके से नहीं कर पाते और उनका प्रश्न काफ़ी उसी के कारण उनका जेआरएफ रुक जा रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र की जो भूमिका होती है उसमें हम आसानी से, यदि 3-4 महीने की सही दिशा में मेहनत कर लिया जाए तो कैसे हम 34 प्रश्न 35 प्रश्न सही कर सकते हैं। ये मेरा खुद का भी अनुभव रहा है। मैं अभी वैसे तो मैं परिस्नातक प्रथम वर्ष 2023 में नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था और अभी मैं 2025 में फिर से दिया था क्योंकि लंबा अंतराल था। तो वहाँ पे मेरा 99.784 के लगभग परसेंटाइल आया है। तो उसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में हम बात करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 10 इकाई होती है और उस 10 इकाई में जो है कुछ इकाइयाँ ऐसी महत्वपूर्ण होती हैं जिनसे लगभग जहाँ से आपके प्रश्न गलत ही नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं जिसे हम लोग डीआई बोलते हैं, उसको कहाँ से किया जाए और कैसे सहारा लिया जाए, क्योंकि यही प्रश्न विद्यार्थी के गलत हो जाते हैं और आप जेआरएफ से चूक जाते हैं। तो आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आप जितने भी 2021 से लेकर 2025 तक, या तो और पुराने में चले जाइए, 2018 से उठा लीजिए, जितने भी आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण अभी तक के प्रश्न आए हैं यूजीसी नेट में, कई शिफ्ट में और कई दिनों तक ये पेपर चलता रहता है, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके लिए टेक्स्ट बुक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उसको आप लोड करिए और 500 का इलाइट पास लेके उस पर आप ये डीआई सॉल्व कीजिए टाइमर लगा के कि कितने समय में हम इसको कर लेते हैं, और उसका अभ्यास करिए। निश्चित रूप से जो आपके आंकड़ों से संबंधित प्रश्न गलत हो रहे हैं वो सही होंगे। अब हम बात करेंगे कि गणित के सवाल जो आते हैं, 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उसको कहाँ से सही किया जाए, उसको कहाँ से पढ़ा जाए। उसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल है, जैसे कई जो सतह के तौर पे पढ़ाते हैं, जैसे प्लेलिस्ट हुई आदित्य रंजन सर का है, उसमें आप लाभ हानि या साधारण ब्याज के हर बार सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल हैं, या फिर नाव धारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसको आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए। बहुत ही गहराइयों से उसको देखने की ज़रूरत नहीं है और इसका अभ्यास करिए, क्योंकि आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न हैं और गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आप सही करेंगे तो निश्चित रूप से हर बार आना है और उससे नंबर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और इसमें आपकी रणनीति इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि शोध जो इकाई 2 है, या शोध को कहाँ से पढ़ा जाए, शोध में क्या उसका क्रम है या चक्रीय मॉडल क्या है, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण एवं संश्लेषण कीजिए। टेक्स्ट बुक में आप टेस्ट दीजिए, जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं जब आप टेस्ट देंगे तो कम से कम टेस्ट आप दें तो उसकी व्याख्या ज़रूर पढ़ें। जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभदायक होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में एक चैनल है कुमार भरत का, उसमें आपको 24 टेस्ट, सुबह 12 शाम को 12, वहाँ से आप इसको करिए किसी भी समय जब खाली रहिए, तो उस 24 टेस्ट को रोज़ दीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। गणित पे हमने बात कर लिया, शोध पे हमने बात कर लिया किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, और फिर अब हम आ जाते हैं कि ये जो युक्ति तर्क वाले प्रश्न होते हैं जिसको फैलेसी कहा जाता है, इससे भी हर बार प्रश्न बनते हैं। तो ये चाहे आपका एड हेमिनोम हो या फिर जितनी भी महत्वपूर्ण फैलेसी हैं, इसको आप पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करिए और साथ ही साथ यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। यूट्यूब पे एक मैं नाम बता देना चाहता हूँ, रजत सर हैं, रजत सर का आप सहारा लीजिए। अभी तो शायद टेक्स्ट बुक पे इस समय वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको समझाया है, बताया है, तो आप वो वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और फैलेसी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं,
वो आपके नहीं गलत होंगे। और जो भारतीय युक्ति रहती है कि जैसे एक प्रश्न नहीं आता है कि आकाश कमल सुगंधित है, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं ये आप देखेंगे कि हर बार ये लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को आप मेरे हिसाब से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इस घूम फिरा के इसी में से आता रहता है। डिनोटेशन, कोनोटेशन इत्यादि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी लगभग हर बार आते रहते हैं। इस बार भी प्रश्न आया था। तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से हर बार प्रश्न आता है और घूम फिरा के वही प्रश्न आता है, उसको आप सही कर सकते हैं। अब है महत्वपूर्ण एक इकाई और है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप JRF अड्डा एक चैनल है, उसमें मैडम वो कंप्यूटर साइंस की ही मैडम है, तो वहाँ से आप सहारा ले लीजिए और सभी पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए कि साहित्यिक चोरी क्या है, कंप्यूटर में वायरस, वार्म और ये सब क्या है। इन सबको सब पुराने प्रश्नों को आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि पाएंगे कि लगभग जो है प्रश्न 2-3 प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। ये हो गया। अब हमारी रणनीति जो रहनी चाहिए कि जो हायर एजुकेशन है, जिसमें विश्वविद्यालय से काफ़ी मतलब अच्छे प्रश्न आते हैं, जिसको बनाने में कठिनाई भी होती है, उसको यदि आप नहीं देख पाते हैं तो कम से कम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या थी, ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रणाली क्या थी, उसके बाद जब विश्वविद्यालय शिक्षा राधा कृष्ण आयोग हुआ, कोठारी आयोग हुआ, यशपाल समिति हुआ, और जितने भी महत्वपूर्ण समितियाँ आई हैं उनसे आप ये गौर करेंगे कि 1-2 प्रश्न जो है वो लगभग हर बार घूम फिरा के पूछा जाता है। जब आप सारी चीज़ों को, पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे तो ये निष्कर्ष पाएंगे कि यदि हम अच्छी तरीके से इस पे काम कर लेंगे तो मेरा काम लगभग 30 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि लगभग उनका विषय में तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इसमें वो 15-20 प्रश्न ही पहुंच पाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इतना काम करना है। टेक्स्ट बुक की अहम भूमिका, पुराने प्रश्न पत्रों की अहम भूमिका, ये आपकी निर्णायक सिद्ध होगी और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 30 प्रश्न आप कर पाएंगे। और मार्क टेस्ट भी देते रहिए। मार्क टेस्ट आप देंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा कितना जा रहा है, क्वेश्चन आप कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बात की है, एक पर्यावरण इकाई होती है। पर्यावरण में चूँकि काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि SDG MDG गोल से और ये कौन सी COP की बैठकें कहाँ हुई, जो भी किस विटामिन से कौन सा रोग हो रहा है, तो ब्लैक फुट डिसीज़ क्या है, ये सब जितने भी हैं इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। इसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी का एक प्लेलिस्ट है या महा मैराथन देख लीजिए 8-10 घंटे का 2x पे लगा के, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। ये हो गई इकाई ये पर्यावरण की, इसको आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अब मैं कुछ पुस्तकों को बता देना चाहता हूँ जो विद्यार्थी नए आते हैं इसमें क्षेत्र में, वो सतही तौर पे KBS मदान की पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये KBS मदान की पुस्तक है UGC की, इसको आप पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत, हालांकि इससे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम आपको बेसिक जो है सतही मूलभूत आइडिया आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी भाषा मान लीजिए क्लिष्ट है तो आप दृष्टि की पुस्तक आती है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, उसका आप सहारा ले सकते हैं। एक मैं पुराने प्रश्न पत्रों के लिए बताऊंगा, घटना चक्र की पुस्तक आती है। ये 2012 से लेकर 2025 तक के कुल लगभग 58 से लेकर 60 प्रश्न पत्र हैं। इसकी व्याख्या आप देखिए और इसको आप सही तरीके से आप पढ़िए। पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे, पुराने प्रश्नों को देखेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, तब आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और महत्वपूर्ण मैंने इकाई बात कर ली। मेन जो काम करना है, मुख्य जो काम करना है वो यही है कि गणित के जो प्रश्न हैं, रीजनिंग के जो प्रश्न हैं और फैलेसी के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न हमारे नहीं गलत होने चाहिए। इस पे आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन पे आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बाइनरी संख्या पे सवाल आता है, कंप्यूटर से संबंधित सवाल आता है, दशमलव प्रणाली पे सवाल आता है। इसको आप देखेंगे तो बहुत आसान है। बस थोड़ा ही ये है कि हमको इन सब चीज़ों में हम अपना मन लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैंने ये बात कर ली है, ये KBS मदान की जो पुस्तक है, इसके संदर्भ में ये संप्रेषण एक इकाई है संप्रेषण की। संप्रेषण में जैसे ग्रेप वाइन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ग्रेप वाइन, और जो भी
औपचारिक अनौपचारिक हैं, और जो भी महत्वपूर्ण आईसीटी एक इकाई है, आईसीटी की जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जैसे लैन का पूछा गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, या मैन का पूछा गया, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो गया। इस तरीके की जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उसको आप पढ़ते जाइए, और आईसीटी से संबंधित जो भी वर्तमान में कुछ चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको सतही तौर पे पता होना चाहिए। संप्रेषण हो गया, लगभग इसमें 10 इकाई पे बात मैंने कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि 5 प्रश्न हमको गणित के, 2-3 प्रश्न नहीं, 5 प्रश्न आंकड़ों से, 2-3 प्रश्न गणित के, और 5 प्रश्न आपका गद्यांश का आना है। गद्यांश आपके विवेक एवं तर्क पे आधारित होना चाहिए। जब आप गद्यांश को पढ़ें तो ये नहीं कि उसमें कर्सर की भी समस्या होती है, आप इधर घुमाएंगे उधर प्रश्न छिप जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने विवेक का प्रयोग करिए, बार बार पैराग्राफ पढ़ने पे मत जाइए। कई लोग कहते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में गद्यांश जो है आपके तर्क एवं विवेक पे आधारित होना चाहिए। उसका उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। यदि आपको नहीं लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं मिल रहा, तब आप पैराग्राफ को पढ़िए, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी रणनीति भी सही होगी। आंकड़ों से संबंधित प्रश्न और गणित के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न, फैलेसी के प्रश्न, और आईसीटी पे आप काम कर सकते हैं। इन सबसे प्रश्न हमको गलत ही नहीं करना है। ये हो गई महत्वपूर्ण चर्चा। अब मैंने यूट्यूब चैनलों को नाम भी बता दिया, मैंने टेक्स्ट बुक की अहम भूमिका भी बता दिया, आप अभ्यास कहाँ से करेंगे ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। और मैं द्वितीय प्रश्न पत्र जो जिसका हिंदी साहित्य है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा बहुत ही व्यापक तरीके से, क्योंकि मैंने काफ़ी समय उसको पढ़ा है। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में बात। इसमें आप जितने भी शिक्षण मॉडल हैं, जैसे पेडागॉजी या एंड्रोगॉजी हो गया, और डेल का क्या सिद्धांत रहा है, और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप इसको पढ़ते चलिए। क्या महत्वपूर्ण टीचिंग एड्स क्या हैं, मतलब जिसको शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, इसको आप देखते चलिए। तो ये देखेंगे कि मैंने चूँकि संश्लेषण विश्लेषण दोनों किया है कि प्रश्न की कहाँ से पूछा जाता है, एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखेंगे कि यहीं से लगभग प्रश्न आपके बनेंगे। आप अपने पाठ्यक्रम को निकलवा के रख लीजिए, पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, उसी के अनुरूप काम करिए। जो सहयोगात्मक अधिगम उपागम है, या फिर संगोष्ठी की परियोजनाएं क्या हैं, इसमें एक अंशिका मैम भी पढ़ाती हैं यूट्यूब पे, उनकी आप प्लेलिस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप उनकी लगभग 78-80 क्लास को आप देख लीजिए 2x पे लगा के, तो आपको निश्चित रूप से ये सारी जो इकाई हैं आपकी मजबूत हो जाएंगी, और आपके जो प्रश्न 15 से 20 प्रश्न थे और आप चूक जा रहे हैं नेट जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, नहीं हो पा रहा है, तो आप निश्चित रूप से इस पे काम करके देखिए। व्याख्या, टेक्स्ट बुक की व्याख्या पढ़ के देखिए। आपके 35 प्रश्न नहीं सही होंगे तो कम से कम 30 प्लस प्रश्न सही होंगे, और आप जेआरएफ पा जाएंगे आसानी से। और बहुत ही आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं जो जून में परीक्षा देने जा रहे हैं। आप मेहनत करिए ईमानदारी से और काम करिए, बाकी मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और मैं प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डीआई नहीं सॉल्व करवाया गया है यूट्यूब पे, कठिन इकाई है, या गणित के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा। फैलेसी कैसे काम करती है, स्क्वायर अपोजिशन कैसे काम करता है, AEIO का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें किस तरीके से प्रश्न उसको करने हैं। बहुत ही सरल चीज़ें हैं, बस थोड़ा है कि पढ़ना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ों को समझा दूंगा, मैं उस अनुभव से गुजरा हूँ, और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपके जो प्रश्न यहाँ से गलत हो रहे हैं उसको आप कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।